नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय और आज मैं एक न्यूज़ लेकर आया हूं दोस्तों। न्यूज़ है यूरोप की एक कंट्री का जो अभी तक यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं था, लेकिन 2023 की शुरुआत होते ही वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन चुका है। दोस्तों, देश विदेश की हम खबरों के ऊपर चर्चा तो करते हैं, उसका विश्लेषण तो करते ही हैं और इसके माध्यम से हमारा प्रयास होता है कि आपको वो जो भी टॉपिक है उसको बहुत ही आसान तरीके से जो है वो आपको समझाएं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पसंद आ ही रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा 2023 की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और 2023 की शुरुआत में यूरोपीय संघ में एक देश है जिसका नाम है क्रोएशिया, वो शामिल हो चुका है और क्रोएशिया ने कूना करेंसी को जो है वो छोड़ के यूरो को जो है अपनी मुद्रा अपनाया है और शेंगेन जोन में जो है वो शामिल हो चुका है। क्या है ये सारा चीज़, उसके ऊपर हम बात करें। लेकिन इसके पहले दोस्तों, जब हम किसी देश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उसका भौगोलिक रूप से देखें या जो हम देखें कि वो देश जो है वो वर्ल्ड मैप पर जो है वो कहाँ इंगित है, कहाँ अंकित है। तो आपके स्क्रीन पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आपको ये नज़र आ रहा है दोस्तों, ये है क्रोएशिया। और क्रोएशिया आप देख रहे हैं कि ये यूरोप की कंट्री है और इसके पास जो सीमा साझा करने वाले जो देश हैं वो हैं आपके हंगरी। हंगेरी के अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो स्लोवेनिया अगर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप दक्षिण में आ रहे हैं दोस्तों तो बोस्निया, पूर्व में आप आ रहे हैं तो सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं और आसपास के आप कंट्रीज भी देख रहे होंगे। आपके स्क्रीन पर जो है वो सारा का सारा जो है वो दिख रहा होगा। आप इससे जो है वो अंदाज़ा लगा भी सक रहे होंगे दोस्तों कि क्या है ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर हमें बात करना है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करें उसके पहले आप जानिए कि इस समय आप अनअकैडमी पे जुड़े हैं और अनअकैडमी दोस्तों, अगर यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप जान ही रहे हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अगर यहाँ प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके लिए आपको जो कोड यूज करना है वो कोड है अनूप10 और इस कोड के माध्यम से आप अपने फी में जो है वो, अगर आप 6 जनवरी तक एडमिशन लेते हैं तो आपको 23% ऑफ मिलेगा और ये कोड दोस्तों अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर एप्लीकेबल है। आप मेरे से जो है इसके लिए गाइडेंस भी पा सकते हैं। तो आप इस कोड का यूज कीजिए और अपने मित्रों को भी जो है वो साझा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब आपके स्क्रीन पर दोस्तों आप देख रहे होंगे 3 प्रकार के मैप देखने को मिल रहा है। एक मैप जो कि सिंगल मार्केट की बात करता है, जहां 28 देश और 1 बाजार। दूसरा आप देख रहे हैं जहां 26 देश और 1 शेंगेन एरिया की बात कर रहा है। और तीसरा मैप जो कि यूरो जोन की बात कर रहा है, जहां 19 देश हैं। एक-एक करके हम इसको समझेंगे, जानेंगे कि ये क्या है, लेकिन इसके पहले हम इन सारे मुद्दों को समझें जिस पर हमने आज के टॉपिक को शुरू किया। तो दोस्तों, हमने कहा कि 2023 की जो शुरुआत हुई है और इस शुरुआत के साथ-साथ यूरोपीय संघ में जो है एक देश शामिल हुआ जिसका नाम क्रोएशिया है, जिसको अभी हमने विश्व के मानचित्र पर देखा भी। क्रोएशिया के बारे में अगर हम बात करें तो मध्य रात्रि यानी कि 31 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर को क्रोएशिया जो है वो इसमें शामिल हुआ यूरोपीय संघ में और इसके साथ ही वो जो है आपका यूरोपीय जो मुद्रा है यूरो, इसका इस्तेमाल करने के बारे में बात की गई है। अब जैसे ही इसमें शामिल हुआ दोस्तों, तो जितने भी सीमावर्ती जांच की चौकियां थी उनको जो है वो हटाने के बारे में बात किया गया। ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, जो कि यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट से लिया हुआ मैप है। आपको यहाँ 4 प्रकार के जो हैं वो रंग नज़र आ रहे हैं। एक रंग जो सबसे स्काई ब्लू का है, जो कि आपका यूरोपियन यूनियन शेंगेन स्टेट्स की बात कर रहा है। दूसरा जो आपको हल्का-सा मैरून कलर का रंग नज़र आ रहा है, वो नॉन शेंगेन यूरोपियन स्टेट्स नज़र आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन स्टेट्स नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि थोड़ा-सा डार्क ब्लू की तरह का आपका कलर नज़र आ रहा है, जो कि आप ये देख रहे होंगे या ये आप देख रहे होंगे या ये कलर देख रहे होंगे आप। ये नॉन यूरोपियन यूनियन शेंगेन स्टेट्स हैं और ग्रीन में आप देख रहे हैं तो शेंगेन कैंडिडेट कंट्रीज है। यानी कि आप यूरोप में ही जो है वो 4 प्रकार की कंट्रीज देख रहे हैं। एक देश जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो है ही, साथ में वो शेंगेन स्टेट्स है। शेंगेन स्टेट्स किसको कहते हैं, हम अभी थोड़ी देर में इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, ऐसा कंट्री जो यूरोपियन स्टेट्स का मेंबर तो है लेकिन शेंगेन नहीं है। तीसरा, ऐसा कंट्री जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है लेकिन शेंगेन स्टेट्स है। और ऐसा कंट्री जो शेंगेन कैंडिडेट्स कंट्रीज है। ऐसे 4 कंट्रीज जो हैं जिस पर हम लोग आगे चल के बात करेंगे। अगला एक और मैप देख रहे हैं शेंगेन एरिया, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि सेम वही चीजें हैं जो कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन कंट्री आउटसाइड द शेंगेन एरिया और शेंगेन कैंडिडेट्स कंट्री।
ये सारी चीजें बात है। अब सेंगन एरियाज के बारे में अगर हम बात करें तो सेंगन एरिया क्या है? तो दोस्तों सेंगन एरिया के बारे में बात करें दोस्तों तो ये 27 यूरोपियन कंट्रीज टेरिटरीज जो हैं जिसके बीच में अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी सारी सीमाओं को जो है एबोलिश कर दिया, हटा दिया है अपने बीच में से। और ये 27 सेंगन कंट्री कौन-कौन से हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इसके अलावा अगर आप बात करें तो क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाइका, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। टोटल अगर हम बात करें दोस्तों तो टोटल इसका जो एरिया है वो आप देख रहे हैं 4312,099 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और टोटल स्क्वायर माइल्स में अगर हम बात करें तो 1664,911 स्क्वायर माइल्स का एरिया है। 22 ऑफ दिस कंट्रीज जो हैं वो आपके यूरोपियन यूनियन के जो है मेंबर हैं। 4 कंट्रीज जो हैं उनके बीच में अगर 4 अदर कंट्री आर पार्ट ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि ईएफटीए। और वो कौन-कौन से हैं? तो वो कंट्रीज हैं आपके नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लिंचेस्टन। ये सारी कंट्रीज हैं। अब फिर से हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने जो बात की उसके बारे में हम देखते हैं, इसके ऊपर हम लोग जो चर्चा करते हैं इस टॉपिक को समझते हुए। तो हमने ये कहा कि ये जो देश है क्रोएशिया, इसने जो है वो यूरोपीय मुद्रा यूरो को जो है इसके इस्तेमाल को जो है इसने शुरू कर दिया और दर्जनों सीमावर्ती जो भी जांच की चौकियां हैं इन्होंने इसको हटा दिया है। यूरोपीय महाद्वीप के बाल्कन क्षेत्र में छोटे से देश क्रोएशिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो कुल आबादी है, तो इसकी कुल आबादी के बारे में अगर हम बात करें तो कुल आबादी बहुत ही अधिक नहीं है। कुल आबादी जो आपको देखने को मिलेगी वो मात्र आपको जो है आप देखिए आपके स्क्रीन पर जो है ये कंट्रीज नजर आ रहा होगा क्रोएशिया। इसकी कुल आबादी अगर हम बात करें तो 40 लाख के आसपास जो है ये इसकी आबादी है। लेकिन इस देश के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो देश है ये आपको जो स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है ये बहुत ही छोटा देश है। लेकिन इसके बारे में जो सबसे पहली बार ये देश जो सुर्खियों में आया वो आज से 30 वर्ष पहले जो है सुर्खियों में आया, क्योंकि उस समय क्रोएशिया में जो है एक भयानक युद्ध हुआ था। और इस भयानक युद्ध के कारण जो है वो विश्व के देशों का जो है वो इनका इनके ऊपर जो है वो ध्यान गया। उसके पहले जल्दी कोई क्रोएशिया को जानता नहीं था। और ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, इस युद्ध के चलते क्रोएशिया की अर्थव्यवस्था का अगर हम बात करें तो इसकी इकोनॉमी का 1/4 जो हिस्सा है वो क्या हो गया था आपका, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब एक बात आपको और भी ध्यान देना है दोस्तों, और ये बात ये है कि यूगोस्लाविया से स्वतंत्रता पाने के लिए जब ये युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में 20,000 लोगों की जो है वो मौत हो गई थी और लाखों लोग जो है वो विस्थापित हो गए थे। यूरोपीय संघ में पूरी तरह से शामिल होने के साथ क्रोएशिया जो है, अब क्रोएशिया के जो लोग हैं वो बिना पासपोर्ट जो भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, है ना, उन कंट्रीज पे जो है वो क्या कर सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। अब जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा देश भारत देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के हैं। अब आपको अगर उत्तर प्रदेश से बिहार जाना है तो परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मध्य प्रदेश जाना है तो परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, राजस्थान जाना है तो परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। बात को समझिएगा। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के बाद जो भी देश यूरोपियन यूनियन के हैं उन्हें एक देश के व्यक्ति को किसी दूसरे देश में जाना, अभी तो हम जो भारत के संदर्भ में जब बात कर रहे थे तो ये हम राज्य के रूप में एक उदाहरण के रूप में ले रहे थे। लेकिन अगर हम यूरोपियन यूनियन को देखें तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा जो है ये संगठन है और इस संगठन के अंदर जो देश हैं उन देश के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है सीमा रहित एक तरह से हो गए हैं। यानी कि 27 देश जो हैं वो स्वतंत्र रूप से इस यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में जो है वो आपके क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज और भी ध्यान देना है दोस्तों कि अब ये जो कंट्रीज हैं जो भी इसके मेंबर्स हैं वो यूरो को जो है वो अपनाते हैं। जैसे हम क्रोएशिया के बारे में बात करें तो क्रोएशिया जो है उसने क्या किया, अब क्रोएशिया के पास जो कंट्री आपका जो मुद्रा चलता था वो मुद्रा था कूना, है ना। अब कूना को हटाकर जो है वो 1 जनवरी 2023 से जो है इसने क्या कहा है कि अब देखिए हम पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन के जो है वो मेंबर बन चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है वो यूरो का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 19 अन्य देश और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ इन्होंने कहा है कि हम
अब जो भी वित्तीय संबंध हमारे बनेंगे, उससे जो भी लाभ मिलेंगे, उन लाभ को हम उठाएँगे। इससे एक और भी फ़ायदा होगा कि यहाँ के जो भी आपके यात्रा करने के लिए या जो भी व्यवसाय करना होगा, वो आपको जो है वो बहुत ही आसानी हो जाएगी और इसके साथ में विदेश जाने वाले जो भी प्रवासी या नागरिक हैं, उनको किसी भी प्रकार के जो है वो आप जानते हैं एक देश से दूसरे देश अगर आप जा रहे हैं, तो आपके पास जो भी मुद्रा होगा, जो भी आपके पास पैसा होगा, उसको एक्सचेंज करने की आवश्यकता है, विनिमय करने की आवश्यकता है, तो ये भी एक परेशानी जो है दूर होगी। अब क्रोएशिया के बारे में अगर हम बात करें, तो क्रोएशिया जो आपको कंट्री देखने को मिल रहा है दोस्तों, आप देखिए एक न्यूज़ की कटिंग है, बीबीसी से लिया हुआ न्यूज़ है, जिसमें लिखा गया है द कंट्री कमिटेड टू जॉइन यूरोज़ोन व्हेन इट बिकम द यूरोपियन यूनियन न्यूएस्ट मेंबर इन 2013। तो क्रोएशिया 2013 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, लेकिन यूरो को अपनाने के लिए देश भर में जो स्थिर विनिमय दर है या नियंत्रित मुद्रास्फीति है और बेहतर सार्वजनिक व्यय सहित सख्त आर्थिक शर्तों को जो है उसको पूरा करना था। क्रोएशिया के बारे में और भी अगर हम बात करें, आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक न्यूज़ का जो है वो कटिंग दिख रहा है, जिसमें यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन आपको नजर आ रहे हैं राइट में, वाज ट्रीटेड टू कॉफी विथ क्रोएशिया पीएम एंड्रेस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि सेंटर में बैठे हुए हैं, क्रोएशिया के पीएम हैं इन जाग्रेब ऑन संडे आफ्टर द एड्रियाटिक नेशन ऑफिशियली एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू एरा आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से हम लोग ये मैप पर आ जाएँ और इस मैप को बहुत ध्यान से देखें। तो क्रोएशिया आपको जो है वो आपकी स्क्रीन पर जो है ये देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिसको कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और क्रोएशिया अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये आपका दक्षिण पूर्व यूरोप यानी कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो आपका जो है वो क्या है, आपका बाल्कन क्षेत्र है ना। तो यूरेशिया के क्रोएशिया के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो बाल्कन क्षेत्र में एक आपका प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र, जिसको कि पानोनियन का प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पानोनियन प्लेन कहा जाता है। और ये पानोनियन प्लेन के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा-सा मैं मैप को और भी ज़ूम करता हूँ आप लोगों के लिए, उम्मीद है कि आप लोग को जो है वो समझ में आ रहा होगा। आप ये देख रहे होंगे, आप अपने स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देख रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये क्रोएशिया नज़र आ रहा है। क्रोएशिया के नीचे अगर आप देख रहे हैं, तो ये नीचे आ रहे हैं आप, ये देखिए ये वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ये ग्रीस नज़र आ रहा है, ये आपको साइप्रस नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, थोड़ा-सा और भी समझिएगा इसको, तो मैंने कहा कि ये बाल्कन में जो आपका पानो नियन जो आपके प्लेन है और भूमध्य सागर के बीच में जो बसा ये देश है। और ये देश जो है इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसका दक्षिण और पश्चिम किनारा अगर हम बात करें, तो यहाँ आपको जो एक सी नज़र आएगी दोस्तों, इसको हम एड्रियाटिक सी के नाम से जानते हैं। ये आपका जो ये एरिया आपको जो कि मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, ये एड्रियाटिक है। इसके अलावा और भी इस पे अगर हम बात करें, तो हम मैप को और भी ध्यान से देखेंगे, तो इस मैप को अगर आप और भी ध्यान से देखिए, तो आप देख रहे हैं ये एड्रियाटिक सी का आपका जो है वो एरिया नज़र आ रहा है, ये एड्रियाटिक सी है, ठीक है ना? और इसकी जो सबसे बड़ी जो शहर है या हम बात करें, तो इसकी जो राजधानी है दोस्तों क्रोएशिया की, उस राजधानी का नाम है आपका ज़ग्रेब, ठीक है ना? और ज़ग्रेब के बारे में अगर हम बात करें, तो ये आपके तट के भीतर का स्थान है। और एड्रियाटिक शहर के बारे में बात करें, तो एड्रियाटिक शहर के किनारे जो है आप माफ़ कीजिएगा, एड्रियाटिक सागर के बारे में बात करें, तो एड्रियाटिक सागर के किनारे कई हज़ार आपको छोटे-छोटे जो है द्वीप देखने को मिलेंगे। और ये आपका जो क्षेत्र है वो पर्यटन के लिहाज से अगर हम बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ की कंडीशन जो है वो आपके टूरिज़्म के लिए बहुत ही आपके अगर हम बात करें, तो बहुत ही मतलब कि उपयुक्त जो है वो आपको परिस्थिति जो है वो नज़र आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो मैंने कहा कि पूर्व यूगोस्लाविया के देश जो है इनके पड़ोसी देश हैं, जैसे कि उत्तर में अगर आप जाएँगे, तो मैंने कहा कि इसमें आपको स्लोवाकिया आपको नज़र आएगा, हंगरी नज़र आएगा। उत्तर-पूर्व में अगर आप जा रहे हैं, तो उत्तर-पूर्व में आप सर्बिया देखेंगे, पूर्व में आप देखेंगे तो बोस्निया आपको नज़र आएगा, आपको हर्ज़ोगोविना जो है वो नज़र आएगा। दक्षिण-पूर्व में आप जाएँगे, तो मोंटेनेग्रो के साथ जो है इसकी सीमाएँ आपको जो है वो देखने को मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम इस मैप को और भी ध्यान से देखेंगे, तो दोस्तों, तो आप ये देख रहे हैं, ये आपको इटली का क्षेत्र जो है नज़र आ रहा है और इधर आप क्रोएशिया का क्षेत्र देख रहे हैं। बीच में आपको एड्रियाटिक सागर का जो एरिया है, ये आप एड्रियाटिक सागर का ये ब्लू कलर का आपको जो है नज़र आ रहा है, एड्रियाटिक सागर का क्षेत्र है। अब इस क्रोएशिया और एड्रियाटिक सागर के बाद अगर हम बात करें, तो हमने कहा ये इटली का सीमा है और इटली की सीमा की अगर हम बात करें, तो लगभग ये 350 किलोमीटर की लंबी जो है ये सीमा है। और इस सीमा के बारे में अगर हम बात करें, इस बाउंड्रीज के बारे में बात करें, तो इसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इस सीमा की उपस्थिति थी और यहाँ के जो भी निवासी हैं क्रोएशिया की, उन्हें क्रोएट नाम से जो है वो जाना जाता है ना? किस नाम से? क्रोएट नाम से जाना जाता है। और ये अपने आप को एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं हराओत, है ना? और इनकी जो भाषा है वो पूर्वी स्लाविक वर्ग की जो है वो भाषा है, उसके अंतर्गत आने वाली भाषा है।
अब क्रोएशिया ने जैसे ही अगर हम बात करें तो हमने कहा कि इसने यूरो को जो है अपना लिया है और यूरो को अपनाने के साथ जो है वो यूरोपियन यूनियन का जो है वो क्रोएशिया 20वां देश जो बन चुका है और इसके बारे में हमने कहा कि यूरो जोन में शामिल हो गया और 1 जनवरी 2023 आधी रात से जो है वो इसने कूना जो इसकी मुद्रा थी, इस मुद्रा को जो है इसने अलविदा कह दिया है। पहले ये मुद्रा इसकी कूना थी, इसको कहा कि अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम यूरो को जो है यूज़ करेंगे। अब क्रोएशिया जब इसके अंतर्गत आया है ना? तो इसको क्या फ़ायदा होंगे? एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्रोएशिया जो है वो यूरो को क्यों अपना रहा है? ये सभी के दिमाग में आपके प्रश्न बना होगा। तो यूरो को अपनाने से अगर हम बात करें दोस्तों तो क्रोएशिया के ऊपर जो वित्तीय सुरक्षा जो है वो उसको मिल जाएगी और अपने नागरिकों का जीवन स्तर अगर हम बात करें तो इसमें सुधार की उम्मीद है। साथ में ही क्रोएशिया जो है यूरो ज़ोन में अगर आपके आ जा रहा है तो अन्य सदस्यों और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ इसके घनिष्ठ वित्तीय संबंध जो हैं वो ऐसे हो जाएँगे कि आर्थिक रूप से जो है इसको काफ़ी लाभ होगा। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा एक प्रश्न और भी आपके दिमाग में होगा कि आप दिमाग में यही सोच रहे होंगे कि सर ये शेंगन ज़ोन आप इतने देर से आप बता रहे थे, ये है क्या? तो दोस्तों वैसे मैंने आपको ये शेंगन ज़ोन के बारे में पहले भी बता दिया है, लेकिन अभी फिर से आप देख लीजिए जो शेंगन ज़ोन अगर हम बात करें, तो ये 27 यूरोपीय देश लोगों के बीच में जो है वो मुक्त और बंधित आपके मूवमेंट की जो आंतरिक सीमा को समाप्त करता है और शेंगन नाम जो है वो दक्षिण-पूर्वी लक्ज़मबर्ग के शहर से आया है और उन इसमें अगर हम बात करें तो 1985 में फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग और नीदरलैंड ने जो है एक समझौता किया था जिसको कि हम शेंगन एग्रीमेंट या शेंगन समझौते के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है? तो इसके अलावा इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसके बीच में अगर कोई व्यक्ति मूवमेंट कर रहा है तो उसको वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है और अभी तक अगर इसमें हम देखें तो देशों के बारे में मैंने एक लिस्ट आपको दिखाया था, ये सारे के सारे देश जो हैं वो आपके शेंगन ज़ोन के जो है वो देश हैं और इससे और भी क्या फ़ायदा होने वाला है इस पे अगर हम बात करें, तो ये आप जान जाइए कि इससे जो फ़ायदा है कि क्रोएशिया देश जो इसमें शामिल हो गया है, तो एडियाट्रिक जो भी राष्ट्र हैं इसके प्रमुख पर्यटन उद्योग को इससे बढ़ावा मिलेगा। सकल घरेलू उत्पाद का 20% जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं, हवाई अड्डा पर सीमा की जाँच जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि 26 मार्च तक जो है वो जो है वो समाप्त हो जाएगी। सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में आपको अभी तक मैंने चर्चा किया। लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो एक और देश है जिसका नाम है लिथुआनिया, है ना? आप अपने कंट्री स्क्रीन पर ये देश देख रहे होंगे। अब इस लिथुआनिया के बारे में कहा जा रहा है कि 2015 में जो है ये यूरो ज़ोन में शामिल हुआ है और 2015 के बाद जो है तो ये क्रोएशिया जो है वो 2023 में जो है वो आपका इसके अंतर्गत शामिल हुआ है। ठीक है? इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर हम बात करें, जैसा कि मैंने अभी कहा कि क्रोएशिया ने इसमें एंटर की है तो 20% जो है जीडीपी का जो है इससे फ़ायदा होगा इसमें क्योंकि अ मिलियंस ऑफ विजिटर्स हैं, जैसा कि मैंने कहा कि छोटे-छोटे द्वीप हैं, तो इससे जो है पर्यटन को जो है बढ़ावा मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। यूरो के बारे में बात करें तो यूरो जो है वो 1 जनवरी 1999 को जो है इलेक्ट्रॉनिक करेंसी और के रूप में और ये लीगल टेंडर बन चुका है। लगभग 300 मिलियन पीपल जो हैं और 12 मेंबर स्टेट जो हैं 1 जनवरी 2002 से जो इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब क्रोएशिया जो है इसका 20वां जो है वो इस यूरो ज़ोन को यूज़ करने वाला या यूरो ज़ोन में आने वाला जो है वो देश बन चुका है। इसके अलावा क्रोएशिया के बारे में बात करें दोस्तों, तो 25 जून 1991 को जो है वो युगोस्लाविया से जो है स्वतंत्र हुआ है। इसकी जो राजधानी वो ज़ग्रेब है, इसकी जो भाषा है वो क्रोएशियन है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो 56,542 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में अगर हम बात करें तो 124वां पोज़ीशन है। जनसंख्या 2016 में इसकी 4.171 है। मुद्रा इसकी कोना थी लेकिन अब इसकी जो मुद्रा है वो आपकी यूरो जो है वो हो चुकी है। ये आप अपने स्क्रीन पर जो है देख रहे हैं, ये ज़ग्रेब जो है इसका जो सबसे बड़ा जो है शहर है, राजधानी है और क्रोएशिया उत्तर में स्लोवानिया और हंगरी आपको देखने को मिलेगा। ये स्लोवानिया है, ये हंगरी है। उत्तर पूर्व में आपको सर्बिया जो है वो देखने को मिलेगा। ये आपको सर्बिया जो है वो नज़र आ रहा है। पूर्व में आप देखेंगे तो आपको बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, दक्षिण पूर्व में आप देखेंगे तो आपको जो है ये बोस्निया और ठीक है, दक्षिण पूर्व में आपको मोंटेनेग्रो जो है इसके साथ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। क्रोएशिया का दक्षिण और पश्चिम किनारा आप देख रहे हैं, ये आपको एड्रियाटिक सी नज़र आ रहा है दोस्तों। यूरोप का सबसे पुराना शहर आपको यहाँ नज़र आ रहा है और जो पूर्वी क्रोएशिया शहर है जिसका नाम है वैंकोविची और यहाँ अगर हम बात करें तो पिछले 8000 वर्षों से लोग जो है बसे हुए हैं, ऐसा ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा इसकी अर्थव्यवस्था अगर हम बात करें तो कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था है।
प्रति व्यक्ति शराब की खपत जो है उसमें चौथे स्थान पर क्रोएशिया है। विश्व बैंक के मुताबिक क्रोएशिया का एक उच्च आय अर्थव्यवस्था वाला देश है। स्पेन के साथ किसी भी यूरोपीय देश से क्रोएशिया सबसे ज़्यादा यूनेस्को की अमूर्त वस्तुएं हैं। राजा टॉम्स्लाव क्रोएशिया जो है वो पहला राजा था जिसने 925 एडी में ताज पहनाया गया था। क्रोएशिया के स्तेनिया एक शहर बुजे के निकट जो है वो 2 नवंबर 1999 को पोटोस्का की ये सारी जानकारी जो है वो आपको देखने को दे रही है। ये सारी जो जानकारी है वो आप लोगों के लिए है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है क्रोटस में 70,000 से 1 लाख लोगों के बीच हत्या कर दी गई थी। नस्लीय और जातीय उत्पीड़न की नीति का पालन करते हुए सामूहिक हत्या हुई थी। 2011 में फोर्ब्स पत्रिका ने शीर्ष 12 देशों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रिटायरमेंट हेवन में क्रोएशिया को स्थान दिया था और क्रोएशिया में सेवानिवृत्त लोगों का आयकर देने की छूट दी गई है। इसके अलावा चीन के महान दीवार के बाद दुनिया में स्टोन की दीवार दुनिया में सबसे लंबे समय तक संरक्षित कारीगर प्रणाली जो है वो आपको क्रोएशिया में जो है देखने को मिलेगी। ये सारी जानकारी है। तो दोस्तों ये रहा सेशन, कैसा लगा जरूर बताएं। इसके अलावा अनअकैडमी पे आपको रिजॉल्व 2023 का आप लाभ उठा सकते हैं। आप अनूप 10 कोड यूज करके दोस्तों 6 जनवरी तक आप अपने फीस में किसी भी अनअकैडमी के किसी कोर्स पे आपको 23% का ऑफ मिल सकता है। इसके अलावा आप देखें तो ये आर ओ का बैच जो है जल्दी आने वाला है। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज का भी लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी पे आर ओ का बैच जो है 6 महीने की फीस जो है वो 1999 है, लेकिन जैसे ही आप अनूप 10 कोड यूज करते हो तो आपको आपके फीस में 460 रुपए का जो है वो छूट हो जाएगा और 1539 यानी कि 23% का आपको ऑफ मिल जाएगा। काफ़ी सारे एडवांटेज है, इस एडवांटेज का आप लाभ उठा सकते हैं। ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन पर। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।